नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी परीक्षार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, आरएएस, राजस्थान पुलिस, वीडियो एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो आज हम लेके आए हैं उनके लिए बेहतरीन टॉपिक। वो है राजस्थान की प्रथाएं। और यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति की बुक चलती है, जो कि आरबीएससी 10th क्लास में बहुत ही शानदार बुक आती है। इसी बुक को हम साथ लेते हुए, जो इस बुक में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको साथ लेते हुए आज इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, राजस्थान की प्रथाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो यानी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी टॉपिक को याद करते हुए भी चलेंगे। और एक बार यदि इस वीडियो को आप देख लेते हो तो कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की सामाजिक प्रथाएं। देखो, सर्वप्रथम केसरिया। केसरिया को पढ़ो। केसरिया क्या था? राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में, जब यानी युद्ध होता था राजपूत योद्धाओं के मध्य, तब जब पराजय की स्थिति होती थी तब किले के द्वार खोलकर सिर पर केसरिया साफा बांधकर शत्रु पर टूट पड़ते थे और अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते थे। उसे केसरिया करना कहते थे। यानी क्या होता था कि जब दुश्मन आकर के आक्रमण करता था तो योद्धा, जो राजपूत योद्धा थे, वो क्या करते थे? केसरिया बाना पहन करके, केसरिया साफा पहन करके युद्ध भूमि में चले जाते और वहां वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तो उसे कहते थे केसरिया करना। अब शायद याद हो गया होगा, आप नहीं भूलेंगे। अब अगला था जौहर प्रथा। ये जौहर प्रथा क्या थी? ये देखो भाई, जौहर प्रथा शत्रुओं के आक्रमण के समय जब राजपूत योद्धाओं के युद्ध से जीवित लौटने की आशा नहीं रहती थी और दुश्मन सेना के हाथ लगने की संभावना होने पर, उस दशा में किले की स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से अपने धर्म और आत्मसम्मान की रक्षार्थ अग्निदाह करने की प्रथा जौहर कहलाती थी। रणथंभौर किले में 1301 में जल जौहर भी हुआ था। अब ये जौहर प्रथा क्या थी? जब युद्ध भूमि में यानी योद्धा अर्थात महिला का पति, महारानी का पति, राजा जब युद्ध भूमि में जाता था केसरिया बाना पहन करके, और जब वहाँ वीरगति को प्राप्त हो जाता था, तो उनकी जो रानियां थी वो क्या करती थी? या तो अग्नि कुंड में कूद जाती, और या यानी जल जौहर कर लेती, जल कुंड में कूद करके, या उनके साथ यानी कि स्वमरण हो जाती थी, यानी कि उनके साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। तो ये थी जौहर प्रथा भाई, राजस्थान के अंदर ये थी जौहर प्रथा। यानी जब उनको ये लगता कि उनका पति है वो वीर गति को प्राप्त हो गया है और अब यानी जो दुश्मन है वो यहाँ इनके महलों में आक्रमण करने वाला है, तो वो महिलाएं, वो महारानियां क्या करती थी? या तो अग्नि कुंड में कूद जाया करती या जल जौहर कर लिया करती थी। तो ये थी जौहर प्रथा। अगली प्रथा आती है साका। ये साका क्या होता था? देखो, जब राजपूत योद्धा केसरिया करते थे और राजपूत वीरांगना जौहर व्रत करती थी, वह साका कहलाता था। यानी ये दोनों जो प्रथाएं एक साथ होती थी तो इसे साका कहते थे। यानी क्या था साका? जब राजपूत योद्धा तो केसरिया पहन करके युद्ध भूमि में चले जाते, केसरिया साफा पहन करके वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, और महिलाएं जौहर कर लेती थी, यानी अग्नि कुंड में अपने आप को आत्मसमर्पित कर देती। जब ये दोनों प्रथाएं केसरिया और जौहर एक साथ होता था तो इसको साका कहा जाता था। अगली प्रथा आती है सती प्रथा। इसको मैं मानूं तो ये सामाजिक प्रथा नहीं, ये एक कुप्रथा थी राजस्थान के अंदर। देखो भाई, सती प्रथा महिलाओं द्वारा अपने पति की मृत्यु पर पति के शव के साथ चिता में जीवित अवस्था में अपने आप को जला लेना और मृत्यु का वरण करना सती होना कहलाता था। क्या होता था? जब उनका पति जब मर जाया करता था, मृत्यु को प्राप्त हो जाता था किसी महिला का, तो उस पति की चिता में, जलती हुई चिता अग्नि में उस महिला को जीते जी जिंदा जलना होता था। वो थी भाई सती प्रथा। बहुत ही, मैं ये कहूँ कि यानी कि इतनी ये कुप्रथा थी भाई राजस्थान के अंदर। इसे सहमरण या सहगमन या अनवारोहण भी कहा जाता था। अनवा
रोहण भी कहा जाता था, तो इसे सैमरण भी कहा जाता था, सहगमन भी कहा जाता था या अनवारोहण भी कहा जाता था। अगली आती है अनुमरण। अनुमरण प्रथा क्या थी? देखो, अनुमरण पति की कहीं अन्यत्र स्थान पर मृत्यु होने पर वह वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाने पर उसके किसी चिन्ह निशानी के साथ उसकी विधवा पत्नी द्वारा चितारोहण करना अनुमरण कहलाता था। ऐसी सतियों को महासती भी कहा जाता था। क्या होता था, कहीं किसी का पति यदि मान लो विदेश गया हुआ है या वहां मर जाता या कहीं युद्ध भूमि में वहां मर जाता, तो जब वो उसको वही जला दिया जाता था तो महिला क्या करती थी, उसकी कोई निशानी जैसे अंगूठी, उसका मंगलसूत्र या उसी को लेकर के वो अपने आप को, यानी अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देती या स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाती, तो वो कहलाती थी महासती। उसे कहते थे अनुमरण। उसे क्या कहते थे? अनुमरण कहा करते थे भाई। अगली आती है जो सामाजिक प्रथा थी राजस्थान के अंदर, माँ सती। माँ सती क्या प्रथा थी, ये देखो। अपने मृत पुत्र के साथ सती होने वाली माताएं माँ सती कहलाती थी। यानी जब माता का पुत्र जब वीरगति को प्राप्त हो जाता या मर जाता, तब उसकी माँ भी अपने पुत्र के साथ अपने आप को आत्म समर्पित कर देती, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाती, तो वो था माँ सती। अब हम बात करेंगे सती प्रथा, जो कि बहुत ही यानी कि खराब प्रथा थी, कुप्रथा थी। इस पर देखो, सर्वप्रथम क्या होता है, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने के आदेश मुस्लिम शासक था मोहम्मद तुगलक, इसने दिया था। तो सती प्रथा पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने के आदेश किस मुस्लिम शासक ने दिया था? तो मोहम्मद तुगलक ने दिया था भाई, कि इस प्रथा को बंद किया जाए। बहुत ही बेकार प्रथा थी ये भाई, सती प्रथा। तो महमूद तुगलक, इसने सर्वप्रथम सती प्रथा रोकने के आदेश दिए थे। अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि भारत में सती होने का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो देखो, भारत में सती होने का प्रथम प्रमाण, सती होने का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के एरन अभिलेख, और ये एरन अभिलेख कहाँ मिला है? सागर मध्य प्रदेश में मिला है। वहाँ इस अभिलेख से, यानी ये प्रथम प्रमाण था, जो कि 510 ईस्वी में एरन का अभिलेख मिला है मध्य प्रदेश में। इसके अनुसार हूणों के विरुद्ध युद्ध में मरने वाले सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। हूणों का आक्रमण होता था, तो हूणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए हूणों के विरुद्ध युद्ध में मरने वाला जो सेनापति था गोपराज, तो गोपराज की पत्नी ने, यानी गोपराज की पत्नी जो थी वो सती होती है। ऐसा प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है, जो 510 ईस्वी का है, और सागर मध्य प्रदेश से ये एरन अभिलेख प्राप्त होता है। अब बात करेंगे, ये तो थी भारत में, यानी भारत में एरन अभिलेख में सर्वप्रथम गोपराज की पत्नी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है हमें। तो देखो, राजस्थान में सती होने का प्रथम प्रमाण गटियाला शिलालेख से प्राप्त होता है, जो 861 ईस्वी का था, और जोधपुर में ये प्राप्त होता है। कक्कुक का ये अभिलेख था भाई, गटियाला शिलालेख के अनुसार सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी थी संपत देवी, जो सती हुई थी। तो याद रखना है, राजस्थान में सती होने का प्रथम प्रमाण घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी का, जो जोधपुर से प्राप्त हुआ है। तो इस घटियाला शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है कि राणुका के साथ, कि सेनापति था राणुका, और राणुका के साथ उसकी पत्नी थी संपत देवी, वो सती हुई थी। तो गटियाला शिलालेख से राजस्थान में सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है। सेनापति राणुका के साथ उनकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी। अब इस सती प्रथा को रोकने के जो सर्वप्रथम प्रयास किए गए, उन पर चर्चा करते हैं। देखो, भारत में सती प्रथा पर रोक के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा दिसंबर 1829 में एक अधिनियम द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो सर्वप्रथम
भारत में सती प्रथा पर रोक के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा दिसंबर 1829 में एक अधिनियम सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने के लिए पारित किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो सर्वप्रथम भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रयास राजा राम मोहन ने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में एक अधिनियम पारित किया, सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। तो इसके लिए सती निवारण अधिनियम जारी किया गया 1829 में। फिर बात आती है राजस्थान की। देखो, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत जो थी वो थी भाई बूंदी। कौन सी थी? बूंदी। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? बूंदी थी। और बूंदी के शासक उस समय कौन थे? तो विष्णु सिंह थे। कौन थे? विष्णु सिंह, जिसमें 1822 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत बूंदी थी। यहाँ के शासक विष्णु सिंह थे और 1822 में सर्वप्रथम बूंदी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। उसके बाद 1830 में अलवर में रोक लगाई जाती है। फिर मेजर जॉन लूडलो के प्रयासों से 1844 में जयपुर में रोक लगाई गई। और जयपुर में उस समय शासक कौन थे? तो राम सिंह थे भाई। 1844 में जयपुर में रोक लगाई गई। सर्वप्रथम याद रखना है 1822 में बूंदी में रोक लगाई गई सती प्रथा पर, 1830 में अलवर में रोक लगाई गई और फिर जयपुर में मेजर जॉन लूडलो के प्रयासों से 1844 में जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। उस समय जयपुर के शासक कौन थे? तो राम सिंह थे। 1846 में सती प्रथा पर रोक डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। शायद याद हो गया होगा, इसको फिर से देख लो एक बार। यहाँ से हम देखते हैं इसको सती प्रथा को। तो सर्वप्रथम हम बात करें तो गटियाला शिलालेख से, यानी सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती होती है। फिर भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से किया गया। 1829 में सती निवारण अधिनियम पारित किया गया। 1829 में राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत बूंदी थी, जिसने 1822 में शासक विष्णु सिंह के प्रयासों ने यानी सती प्रथा पर रोक लगाई। उस समय बूंदी का शासक कौन था? विष्णु सिंह। 1830 की बात आती है तो अलवर में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। 1844 में जॉन लूडलो के प्रयासों से जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई गई और उस समय जयपुर का शासक था राम सिंह। 1846 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब बात आती है 1848 की। 1846 में डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। 1848 में जोधपुर व कोटा में भी सती प्रथा पर रोक लगाई गई। कब? 1848 में जोधपुर और कोटा में भी। 1860 ईस्वी में उदयपुर में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदयपुर में सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? 1860 में। राजस्थान में अगला फैक्ट देखो, राजस्थान में सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में था भाई। अब बात करते हैं, ये तो था यानी सती प्रथा पर रोकथाम के लिए नियम। अब क्या होता है, राजस्थान के अंदर एक अकस्मात घटना घटित हो जाती है सीकर में। देखो क्या हुआ, रूप कंवर सती प्रकरण। ये भाई सीकर में जिसने तहलका मचा दिया था सती प्रथा को लेकर के, यानी कि सीकर में क्या होता है देखो, रूप कंवर सती प्रकरण होता है 4 सितंबर 1987 में। सीकर जिले के देवराला गांव की थी रूप कंवर। तो रूप कंवर नामक महिला सती हो जाती है कब? 1987 में, यानी भारत आजाद होने के बाद में भी सती हो गई थी रूप कंवर। तो रूप कंवर जब सती हुई थी तब पूरे भारत में, राजस्थान में नहीं, संपूर्ण भारत में तहलका सा मच गया था कि भारत आजाद होने के बाद भी ऐसी सती प्रकरण जब सामने आता है तो हलचल
मचना स्वाभाविक था। तो रूप कंवर सती प्रकरण होता है 4 सितंबर 1987 को। सीकर जिले के देवराला गांव की रूप कंवर नामक महिला सती हुई थी और पति का नाम था माल सिंह। पति का नाम क्या था? माल सिंह। क्या घटना है देखो, राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है कौन? रूप कंवर, जो कि अपने पति माल सिंह के साथ सती हो गई थी। सीकर के देवराला गांव की देवराला गांव की ये घटना है और 4 सितंबर 1987 को घटित होती है। पति का नाम था माल सिंह। यह राजस्थान के अंतिम सती मानी जाती है। इस घटना में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो सीकर कोर्ट से अक्टूबर 1996 में बरी हो गए थे। 32 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया भी। फिर जो सीकर कोर्ट से अक्टूबर 1996 को ये बरी भी हो गए थे, छोड़ दिए गए थे। चौतरफा आलोचना के बाद राजस्थान सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब सिंह सख्तावत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। अक्टूबर 1987 में राजस्थान सरकार एक अध्यादेश लाई। तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब सीकर में देवराला गांव में ये घटना घटित होती है सती प्रकरण, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिदेव जोशी थे। 1987 की यह घटना है और गुलाब सिंह सख्तावत उस समय गृह मंत्री थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है। 1987 में राजस्थान सरकार एक अध्यादेश लाती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? हरिदेव जोशी थे भाई। अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन राज्यपाल उस समय बसंत दादा पाटिल थे। कौन थे? बसंत दादा पाटिल थे भाई। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, उस समय हस्ताक्षर करने वाले राज्यपाल कौन थे? बसंत दादा पाटिल थे भाई। राजस्थान में यह सती निवारण अध्यादेश 1987 3 जनवरी 1988 से लागू हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में सती निवारण अध्यादेश कब पारित किया गया? 1987 में पारित किया गया। लागू कब होता है? 3 जनवरी 1988। 3 जनवरी 1988 को ये संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया जाता है। तो ये थी भाई, यानी जो देवराला गांव की रूप कंवर थी, ये था वो सती प्रकरण जिसने हलचल मचा दी थी। अगली जो प्रथा आती है वो आती है कन्यावध। ये क्या प्रथा थी देखो, इस प्रथा में राजपूत जाति में लड़की के जन्म होने पर भूखा रखकर या गला घोटकर मार दिया जाता था भाई। पहले लड़की होना भी एक पाप ही था भाई। ऐसी कुप्रथाएं थी राजस्थान में। तो कन्यावध, इस प्रथा में राजपूत जाति में लड़की के जन्म होने पर या तो उसको भूखा रखा जाता था या जन्म लेते ही उसका गला घोट करके मार दिया जाता था। राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक कोटा रियासत में महाराव राम सिंह द्वितीय के समय, अंग्रेज उस समय थे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विली किशन के प्रयासों से 1833 में रोक लगाई गई। इसके बाद बूंदी में भी 1834 में कन्यावध पर रोक लगाई गई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कन्यावध पर राजस्थान में सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी? तो कोटा रियासत ने लगाई थी। कब लगाई थी? तो 1833 में लगाई थी। उस समय कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो विल किशन थे। कौन थे पॉलिटिकल एजेंट उस समय? कौन थे? विल किशन। उसके बाद में बूंदी में 1834 में कन्यावध पर रोक लगाई गई। एक बार फिर से देख लो, याद हो जाएगा। कन्यावध, इस प्रथा में राजपूत जाति में लड़की के जन्म होने पर भूखा रखकर या गला घोटकर मार दिया जाता था। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक कोटा रियासत में महाराव राम सिंह द्वितीय के समय पॉलिटिकल एजेंट विल किशन के प्रयासों से 1833 में लगाई गई। इसके बाद बूंदी में 1834 में कन्यावध पर रोक लगाई गई। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, याद रखना है। कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? कोटा रियासत थी। उस समय कोटा के महाराव हुआ करते थे राम सिंह द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट थे विल किशन। उनके प्रयासों से 1833 में रोक लगाई गई कन्यावध पर।
इसके बाद बूंदी में 1834 में कन्यावध पर रोक लगाई गई। अगली सामाजिक प्रथा आती है डाकन प्रथा। ये डाकन प्रथा क्या थी भाई, ये देखो। ग्रामीण क्षेत्र में कोई बच्चा या महिला उचित उपचार के अभाव में ठीक नहीं होने पर किसी महिला पर शक किया जाता था कि उसने जादू टोने से बीमारी को बनाए रखा। इस प्रकार उस महिला को डायन या डाकन घोषित कर दिया जाता था। फिर पंचायत या महाराजा के सामने लाकर दबाव से डायन होना स्वीकार कराया जाता था। भाई ये भी एक बहुत ही कुप्रथा थी। क्या होता था, कोई महिला कोई बच्चा बीमार हो जाता था, जब उसका इलाज करवा लेते, या मतलब कि उसमें जादू टोना ये भी बहुत होता था, या जब डॉक्टर से इलाज संभव नहीं होता था, जादू टोने से इलाज करवाते थे, फिर भी इलाज नहीं होता था, तब भाई उस महिला को डाकन घोषित कर दिया जाता था। फिर पंचायत होती थी, महाराजा के सामने ला करके उससे उगलवाते थे कि तू डायन है, तू डायन है। उसको मार इतना प्रताड़ित किया जाता था कि उसको अंत में डाकन घोषित करके और मार दिया जाता था। तो देखो ये थी कुप्रथा, डाकन प्रथा। इस प्रकार डायन घोषित की गई महिला को प्रताड़ित किया जाता था, मार दिया जाता था। यह प्रथा जनजाति क्षेत्रों में भीलों में सर्वाधिक प्रचलित थी भाई। वैसे ये जो डाकन प्रथा थी ये सर्वाधिक भीलों में थी भाई, भील जनजाति में थी ऐसी कुप्रथा। बात आती है 1853 की। देखो 1853 में क्या घटना घटित होती है। 1853 में मेवाड़ भील कोर के एक सिपाही ने डायन के शक में एक स्त्री का वध कर दिया भाई। ये मेवाड़ भील कोर का एक सिपाही था। 1853 की यह घटना है, मेवाड़ उदयपुर की घटना है। तो यहाँ एक जो मेवाड़ भील कोर का सिपाही था उसने एक स्त्री का वध कर दिया डाकन समझ करके। और क्या होता था, बेचारी बीमार हो जाया करती थी, उसको डाकन घोषित कर दिया जाता था गांव वालों के द्वारा। इस पर अजमेर के एजीजी ने इसे समाप्त करने के लिए भारत सरकार को एक पत्र लिखा। तत्कालीन कमांडेंट जेसी ब्रुक की प्रेरणा से उदयपुर रियासत में महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 में इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। फिर डाकन प्रथा पर रोक लगाई जाती है 1853 में। उस समय अंग्रेज अधिकारी थे जेसी ब्रुक। कौन थे? जेसी ब्रुक थे भाई। और यहाँ उदयपुर में सर्वप्रथम 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के प्रयासों से और कमांडेंट जेसी ब्रुक के प्रयासों से उदयपुर में डाकन प्रथा पर रोक लगाई जाती है 1853 में। अब शायद याद हो गया होगा। 1853 की घटना घटित होती है। मेवाड़ भील कोर का एक सिपाही किसी स्त्री का वध कर देता है डाकन समझ करके। फिर जेसी बुक्कर के प्रयासों से, इस समय उदयपुर के महाराणा हुआ करते थे स्वरूप सिंह, 1853 में इस प्रथा पर रोक लगाई जाती है। राजस्थान, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 को 26 जनवरी 2016 से लागू कर इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राजस्थान डायन प्रथा निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? 2015 में पारित किया गया और 26 जनवरी 2016 से लागू कर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अगली जो प्रथा आती है वो आती है डावरिया प्रथा। कौन सी प्रथा? डावरिया प्रथा। ये देखो भाई क्या प्रथा थी डावरिया प्रथा। रियासती काल में राजा महाराजा और जागीरदार अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, जिसे डावरी या डावरिया कहते थे, जो जनाना महलों में सेविकाओं का जीवन व्यतीत करती थी। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं की जब शादी हुआ करती थी तब महारानी के साथ में कुंवारी कन्याएं भी दिया करते थे, तो उससे कहते थे भाई डावरिया प्रथा। जो यानी महिलाएं जो साथ में आया करती थी महारानी के साथ में, वो क्या करती थी, जनाना महलों में सेविकाओं का जीवन व्यतीत करती थी, यानी महारानी की आज्ञा का पालन किया करती थी। अगली प्रथा आती है नाता प्रथा। ये नाता प्रथा क्या थी ये देखो। नाता एक प्रकार का पुनर्विवाह ही है। इस प्रथा में
पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष को अपना पति बना लेती है तथा यह प्रथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति लोगों में प्रचलित है। सर्वाधिक भी जनजाति लोगों में ये प्रथा प्रचलित है। नाता प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें महिला पुनर्विवाह करती थी, यानी अपने पूर्व पति को छोड़कर किसी दूसरे पति के संग रह लेती थी या रहा करती थी। तो ये थी भाई नाता प्रथा, और ये जनजाति जो भील, मीणा, ग्रासिया, इनमें ये प्रथा ज़्यादा थी भाई। अगली प्रथा आती है झगड़ा। ये झगड़ा क्या था ये देखो भाई। झगड़ा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, तो देखो झगड़ा क्या थी। किसी स्त्री के दूसरे पति द्वारा पूर्व पति को दी जाने वाली राशि झगड़ा राशि कहलाती है। झगड़ा क्या थी, जैसे मान लो किसी की जो पूर्व यानी शादी हो गई, पति पत्नी दोनों रह रहे थे, अब वह पत्नी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के पास चली जाती थी, तो जो पति उसको लेके जाता था वो पूर्व पति को कुछ पैसे देता था उसके बदले में, तो उसको झगड़ा कहा जाता था, झगड़ा राशि कहा जाता था। अब शायद याद हो गया होगा। अगली आती है चारी प्रथा, और ये चारी प्रथा देखो भाई क्या थी। चारी प्रथा खेराड़ क्षेत्र अर्थात टोंक और भीलवाड़ा। खेराड़ क्षेत्र पूछा जा सकता है, खेराड़ क्षेत्र कौन सा है, टोंक और भीलवाड़ा। और हम पढ़ रहे हैं चारी प्रथा, जो खेराड़ क्षेत्र अर्थात टोंक और भीलवाड़ा में प्रचलित। इस प्रथा में लड़की के परिवार वाले लड़के के घर वालों से दहेज की तरह नगद राशि लेते हैं। चारी प्रथा वो थी, यानी लड़की का विवाह जब करते थे तो भाई लड़के वालों से दहेज लेते थे, यानी पैसे, रुपए पैसे लेते थे लड़की वाले। चारी की इस राशि के लालच में लड़की वाले लड़की के वैवाहिक जीवन को ज्यादा नहीं चलने देते और फिर चारी लेकर दूसरी जगह लड़की को भेज देते हैं। कमजोर व पिछड़े वर्ग में यह प्रथा ज्यादा प्रचलित है। तो भाई ये है चारी प्रथा, जो टोंक भीलवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। खेराड़ क्षेत्र में ये प्रचलित थी चारी प्रथा, यानी एक ही लड़के को, लड़की वाले जो उसके माता पिता हुआ करते थे वो क्या करते थे, किसी के ये साथ शादी कर देते थे, तो उस लड़के वाले से यानी रुपए पैसे ले लेते, वहाँ लड़की को भेज देते, फिर वहाँ से लड़की वापस आ जाती थी, फिर दूसरे लड़के के साथ भेज देते थे, तो उनसे भी पैसे लेते थे। तो वो थी चारी प्रथा, और ये खेराड़ क्षेत्र, टोंक और भीलवाड़ा में ज़्यादा प्रचलित थी, और कमजोर और पिछड़े वर्ग में यह प्रथा ज़्यादा पाई जाती है भाई। अगली आती है संथारा या सलेखना। संथारा प्रथा क्या थी ये देखो भाई। संथारा या सलेखना, आज हम सभी प्रथाओं को कंप्लीट करेंगे भाई। राजस्थान के अंदर जो भी प्रथाएं थी उन सभी को पढ़ेंगे। देखो संथारा या सलेखना जैन ग्रंथों में उल्लेखित इस प्रथा में अन्न जल त्याग कर संभवतः भाव से स्वेच्छा से मोक्ष प्राप्ति के लिए देह त्याग की जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संथारा किया था। सर्वप्रथम संथारा किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, श्रवण बेलगोला में किया था भाई, जो कि उड़ीसा में है। अब देखो संथारा क्या था, ये जैन यानी जैनियों में ज्यादा पाई जाती है। जैन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है इस प्रथा का, संथारा का या सलेखना। इसमें क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी देह का त्याग करना, मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी देह का त्याग करना। और ऐसा सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में जाकर के, यानी इसमें क्या करते हैं, ये जैन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि जल भोजन सब कुछ त्याग करके, राजपाट सब कुछ त्याग करके, और केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी देह का त्याग किया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा ही किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में वहां जाकर के उड़ीसा में वहां संथारा किया था। तो ये है भाई संथारा सलेखना प्रथा, यानी सब कुछ छोड़ करके, अन्न जल भोजन गृह त्याग सब छोड़ करके और मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी देह का त्याग करना, ये थी संथारा। अगली प्रथा आती है कोथला। ये कोथला क्या है भाई, देखो कोथला प्रथा क्या है, बेटी का पिता अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी व जवाई को कपड़े, आभूषण आदि थाली में रख देता है। जापे के बाद
लड़की अपने ससुराल जाती है। उस समय भी उसके पति व अन्य घरवालों के लिए कपड़े देने की रस्म कोथला कहलाती है। जब बेटी का पिता अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी व जवाई को कपड़े देता था, आभूषण देता है, जो कि थाली में रख देता है भाई उनके लिए, और जापे के बाद लड़की अपने ससुराल चली जाती है। उस समय भी उसके पति व अन्य घरवालों के लिए कपड़े देने की यह रस्म हुआ करती थी, उसे कोथला कहते हैं। लेकिन आजकल तो भाई पीहर में जापा नहीं करवाते, ससुराल में ही होता है। अगली प्रथा आती है दापा, और दापा से भी क्वेश्चन पूछा गया। ये दापा प्रथा देखो क्या थी। दापा, यह प्रथा जनजातियों में प्रचलित है। पुरुष द्वारा भगाकर लाई गई युवती के पिता को वधू मूल्य अर्थात दापा चुकाकर विवाह कर लेता है। यह प्रथा ग्रासियों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दापा प्रथा सर्वाधिक किस में प्रचलित है? ग्रासियों में। इसमें क्या होता है, पुरुष है वो यानी किसी लड़की को भगा करके ले आता है, फिर बदले में उसका मूल्य चुकाना पड़ता है लड़की के पिता को। इसे कहते हैं भाई दापा, और ये ग्रासियों में सर्वाधिक पाई जाती है। अगली प्रथा आती है त्याग प्रथा। ये त्याग प्रथा क्या है देखो। राजपूत परिवारों में विवाह के समय चारण, भाट, ढोली आदि दृढ़ता पूर्वक मुंह मांगी दान दक्षिणा की मांग करते थे, जिसे त्याग तथा इस प्रथा को त्याग प्रथा पोलपात बारट कहते हैं भाई। तो इसे त्याग प्रथा कहते हैं। आप तो यही याद रखो, इसको छोड़ो भाई, पोलपात बारट कहते हैं, ये छोड़ो। त्याग प्रथा क्या होती थी? राजपूत परिवारों में जब विवाह होता था तो चारण, भाट, ढोली ये आ जाते थे और मुंह मांगी दक्षिणा मांगते थे, यानी राजपूतों से। एक तो लड़की का पिता विवाह करता, उस समय भाई इतना टूट जाता है कि बहुत तो पैसे खर्च होते हैं, और फिर अपनी लड़की भी उनके हाथों से भाई चली जाती है, विवाह हो जाता है। तो ये चारण भाट ये आकर के भी और लड़की के पिता से बहुत ज़्यादा रकम मांगते थे। तो इस प्रथा को कहा जाता था त्याग प्रथा। वर्तमान में ये बंद है भाई। ये थी त्याग प्रथा। अब देखो त्याग प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। त्याग प्रथा को कन्या वध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1841 में जोधपुर में महाराजा मान सिंह ने लगाया था। यानी त्याग प्रथा को कन्या वध के लिए उत्तरदायी क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि लड़की का पिता ये समझता था कि उसके लिए लड़की भार है। क्यों? एक तो विवाह में खर्चा हो जाता, और फिर ये चारण, भाट, ढोली ये मांगने के लिए आ जाते, मुंह मांगी दक्षिणा मांगते, उनको देनी होती थी, तब वो अपनी बेटी को वध कर देता था। इसलिए ये कन्या वध के लिए उत्तरदायी थी त्याग प्रथा। तो इसको बंद करना बहुत जरूरी था। तो सर्वप्रथम 1841 में जोधपुर के महाराजा थे मान सिंह। 1841 में त्याग प्रथा को सर्वप्रथम प्रतिबंधित किया था जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने। कब किया? 1841 में किया था जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने। बाद में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने भी इस प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया। फिर वाल्टर के द्वारा एक सभा का गठन किया जाता है, राजपूत हितकारिणी सभा का, और इस राजपूत हितकारिणी सभा ने भी त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। तो याद रखना है त्याग प्रथा क्या थी। त्याग प्रथा यानी कि राजपूत जो हुआ करते थे जब अपनी बेटी की शादी करते थे तो चारण, भाट, ढोली ये दान दक्षिणा मुंह मांगी मांगते थे। तो ये कन्यावध के लिए भी उत्तरदायी प्रथा थी। 1841 की घटना है, जोधपुर के महाराजा थे मान सिंह। 1841 में जोधपुर के महाराजा ने त्याग प्रथा को सर्वप्रथम प्रतिबंधित किया और बाद में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने भी इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। ये अब शायद याद हो गया होगा। अगली प्रथा आती है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या थी? पुत्री के विवाह पर पिता द्वारा दिया जाने वाला धन, संपत्ति, नगदी आदि दहेज कहलाता है। यानी जो शादी में दहेज देते हैं पुत्री के विवाह, पुत्री के जो पिता होते हैं वो वही दहेज है भाई। भारत सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पारित किया और 1 जुलाई
1961 में लागू कर इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। तो भाई दहेज मत लेना। तो भाई दहेज के लिए कानून कब पारित किया गया? 1 जुलाई 1961 को। बस इतना ही याद रखना है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को पारित किया गया और डेट याद रखो तो 1 जुलाई 1961 को इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अगली प्रथा थी मानव व्यापार। ये मानव व्यापार प्रथा देखो क्या थी। मानव व्यापार, महिलाओं व कन्याओं को खरीदने का कार्य मानव व्यापार कहलाता है। 19वीं सदी तक यह प्रथा आम थी। कोटा रियासत में मनुष्यों के क्रय विक्रय पर चौथान नामक कर भी लिया जाता था। मानव व्यापार ये था भाई, महिलाओं का व्यापार करना, महिलाओं व कन्याओं को खरीदने का कार्य मानव व्यापार कहलाता था भाई। ये भी एक कुप्रथा ही है भाई। और 19वीं सदी तक यह प्रथा आम थी। कोटा रियासत में मनुष्यों के क्रय विक्रय का चौथान नामक कर भी लिया जाता था। कहाँ? कोटा रियासत में। तो मानव व्यापार प्रथा क्या थी? यानी महिलाओं का व्यापार करना। और यहाँ और ये यानी सर्वप्रथम कोटा रियासत में ऐसा देखा गया था भाई। तो मानव व्यापार प्रथा कोटा रियासत में थी और यहाँ यानी मनुष्य के क्रय विक्रय पर चौथान नामक कर वसूला जाता था। कौन सा कर? चौथान नामक कर वसूला जाता था। राजपूत समाज में अपनी पुत्री के विवाह पर दहेज के साथ देने के लिए लड़के लड़कियां खरीदने का प्रचलन था। मानव व्यापार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध जयपुर रियासत में 1847 ईस्वी में जॉन लूडलो द्वारा लगाया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इतना ध्यान में रखना है। मानव व्यापार प्रथा पर प्रतिबंध सर्वप्रथम किस रियासत ने और कब लगाया? तो मानव व्यापार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध जयपुर रियासत ने 1847 ईस्वी में जॉन लूडलो के प्रयासों से इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया अर्थात बंद किया गया। तो मानव व्यापार प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध जयपुर रियासत ने लगाया, 1847 में लगाया और जॉन लूडलो के प्रयासों से लगाया गया भाई। तो ये आपको याद रखना है। अगली प्रथा आती है मोताना। ये मोताना क्या था? ये देखो भाई, मोताना जनजातियों में किसी पुरुष या महिला की अप्राकृतिक मृत्यु किसी व्यक्ति विशेष की लापरवाही से अर्थात दुर्घटना से हो जाती है तो उस आरोपी व्यक्ति से जो रुपया धन मांगा जाता है वह मोताना कहलाता है। मोताना मिलने पर ही आदिवासी लोग शव को घटना स्थल से उठाते थे। मान लो कोई दुर्घटना हो गई किसी के साथ, और ये आदिवासियों में ज़्यादा पाई जाती है, तो जिसने भी दुर्घटना की है उस व्यक्ति से भाई रुपए पैसे लेकर के ही बॉडी को उठाया जाता था। तो ये थी मोताना प्रथा जो कि आदिवासियों में सर्वाधिक प्रचलित है। अगली प्रथा आती है दास प्रथा, और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दास प्रथा क्या है? युद्ध के समय बंदी बनाए गए लोग, महिलाएं, जिन्हें दास दासी गोला इत्यादि नाम से जाना जाता था, ऐसे दास दासियों से कई बार अमानवीय या घृणित कार्य करवाए जाते थे। क्या होता था? राजा महाराजाओं में पहले युद्ध हुआ करता था और युद्ध भूमि में यानी जो मर जाते वो तो अलग बात थी, लेकिन जो बच जाया करते थे और जो युद्ध जीत जाते थे जो राजा, तो जो बच गए उनको लेकर के आ जाते, उनको दास दासी गोला नौकर चाकर बना करके रखते थे भाई, और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते, घृणित कार्य उनके साथ किया जाता था। कई बार राजा द्वारा किसी दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था, यानी कोई सुंदर लड़की होती तो उनको राजा अपनी उपपत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लेता। उसे परदायित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परदायित। यदि राजा उससे प्रसन्न होकर उसे पैरों में सोने के आभूषण पहनने की अनुमति दे देता था तो उसे पासवान कहा जाता था। मान लो कोई सुंदर लड़की राजा को मिल जाती युद्ध भूमि में, मान लो दूसरी सेना जो हार जाती, वहां से पहले तो नौकर चाकर दासी गोला के रूप में उसको ले आती, फिर राजा यदि उसके साथ संबंध बना लेता तो वो परदायित कहलाती, उपपत्नी के रूप में उसको स्वीकार कर लेता था राजा। और जब वो पत्नी मान लो कि वो
लड़की उसको सोने के आभूषण पैरों में पहनने की अनुमति मिल जाती तो वो पासवान कहलाती थी। दास प्रथा की प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, ये देखो भाई। दास प्रथा की प्रथम जानकारी कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दास प्रथा की प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। भारत में इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक अकबर ने लगाई थी। तो याद रखना भाई, अकबर ने भी कुछ अच्छे कार्य किए थे। दास प्रथा पर सर्वप्रथम भारत में रोक किसने लगाई थी? अकबर ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ से देखो, तो याद रखना है, भारत में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक अकबर ने लगाई। और कब लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई जाती है संपूर्ण भारत में। राजस्थान में दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत में 1832 में लगाई गई थी। भाई याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दास प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। भारत में दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक अकबर ने लगाई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई। अब बात करें राजस्थान में दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम कहाँ लगाई गई? तो कोटा रियासत में लगाई गई। कब लगाई गई? 1832 में लगाई गई। अब शायद याद हो गया होगा। अगली प्रथा आती है बेगार प्रथा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई। बेगार प्रथा, जिस काम के बदले मेहताना प्राप्त न हो उसे बेगार कहा जाता है। प्राचीन काल में राजाओं, सामंतों व जागीरदारों द्वारा आम जनता से किला निर्माण, कृषि कार्य, घरेलू कार्य व पशुपालन में सेवाएं ली जाती थी। इसके बदले कोई मेहताना नहीं दिया जाता था। तो ये थी भाई बेगार प्रथा। कहने का मतलब कि राजा महाराजा क्या करते कि भाई मजदूरों को ले तो आते, उनसे किला बनवा लेते, कृषि करवा लेते, लेकिन बदले में उनको रुपया पैसा नहीं देते थे। तो भाई वो थी बेगार प्रथा, यानी बगैर पैसे से ही काम करवाना। अगला फैक्ट आता है, राजस्थान में ब्राह्मण और राजपूतों के अलावा सभी जातियों को बेगार देनी पड़ती थी भाई। तो याद रखना है, ब्राह्मण और राजपूतों से बेगार नहीं लेते थे कौन? राजा महाराजा। अगली प्रथा आती है सागड़ी प्रथा। इसे बोलते हैं बंधुआ मजदूरी प्रथा। महाजन पैसे वाले किसी व्यक्ति द्वारा गरीब व्यक्ति को उधार दी गई राशि के बदले या ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्ति को अपने यहाँ घरेलू नौकर के रूप में रखा जाता था। क्या होता था कि भाई गांव में जो गरीब व्यक्ति होते थे वो महाजनों से पैसा ले लिया करते थे। गरीब व्यक्ति उधार पैसा ले लेते, फिर वो पैसा वो नहीं चुका पाते थे और महाजन क्या करते? ब्याज पर ब्याज बढ़ाते जाते। जब वो पैसा मजदूर व्यक्ति या ग्रामीण व्यक्ति नहीं दे पाता था तो ये जो महाजन लोग थे ये उसको अपने घर में नौकर के रूप में रख लेते, उससे घर का काम करवाते थे और उसका ब्याज कभी उतरता भी नहीं था भाई। तो नौकर के रूप में खेतों में काम करवा लेते। हाली प्रथा कहा जाता है, यानी कि खेतों में काम करवाते, तो इसको हाली प्रथा भी कहते हैं। घरेलू नौकर के रूप में काम करना चाकर प्रथा कहा जाता था। तो इसे सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा कहा जाता था। और याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 के द्वारा भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो सागड़ी निवारण यानी बंधुआ मजदूरी प्रथा अर्थात सागड़ी प्रथा को भारत सरकार ने कब गैर कानूनी घोषित किया? तो सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। अगली प्रथा आती है समाधि प्रथा। ये समाधि प्रथा क्या थी? इस प्रथा में किसी पुरुष या संत महात्मा द्वारा स्वेच्छा से मृत्यु का वरण किया जाता है। समाधि के दो प्रकार होते हैं, एक तो जल में समाधि, एक भूमि में समाधि। अर्थात यानी कोई जीवित संत महात्मा होते थे वो क्या करते थे? जीवित समाधि ले लिया करते थे, जल में या भूमि में गड्ढा खोद करके भाई। तो जल समाधि क्या थी? किसी जल स्रोत में बैठकर मृत्यु का वरण करना, ये तो थी जल समाधि। और भू समाधि थी जमीन में गड्ढा खोद कर बैठ जाना, उसे भर देना, ये थी भाई भूमि
की भूमि में संत महात्माओं द्वारा ली जाने वाली समाधि। अब याद रखने योग्य फैक्ट देखो क्या है समाधि प्रथा पर, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है भाई। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लूडलो के प्रयासों से 1844 में जयपुर में राम सिंह दित्ते ने लगाई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी, किस रियासत ने लगाई थी। तो लगाई थी भाई जयपुर रियासत ने 1844 में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। और उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो लूडलो थे। और जयपुर के उस समय महाराणा कौन थे, तो राम सिंह दित्ते थे। कौन थे, महाराजा राम सिंह दित्ते उस समय जयपुर के शासक हुआ करते थे। 1844 में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया जॉन लूडलो के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करेंगे बाल विवाह है। बाल विवाह से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो देखो बाल विवाह है, बाल विवाह है किसी व्यक्ति का वयस्क होने से पहले विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। यानी बच्चे का विवाह करना ही क्या है, बाल विवाह है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह करने का चलन आखा तीज यानी बैसाख शुक्ल तृतीया को किया जाता है। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, आखा तीज पर होते हैं भाई। और आखा तीज कब मनाई जाती है, तो बैसाख शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है, बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है भाई। तो आखा तीज पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में बाल विवाह पर, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक 1885 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने लगाई थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक कब और किसने लगाई, तो 1885 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने लगाई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने लगाई थी। भारत में बाल विवाह है, भारत में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 यानी 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। यानी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम आपको याद रखना है 1929 में पारित किया गया। यह कानून 1 अप्रैल 1930 में पूरे भारत में अर्थात संपूर्ण भारत में लागू होता है। तो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 को पारित किया गया, 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण भारत में यह लागू होता है। और इसमें देखो इस अधिनियम में मुख्य शर्त क्या थी, इसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 14 साल रखी गई और लड़कों के विवाह की उम्र 18 साल रखी गई थी भाई। तो सर्वप्रथम लड़कियों की उम्र कितनी रखी गई, 14 साल, और लड़कों की 18 साल उम्र रखी गई थी। इस बाल विवाह निवारण अधिनियम जो पारित किया गया था, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 में 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। विवाह की उम्र पूछी जाए तो क्या रखी गई, लड़की की 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष। फिर बाद में देखो क्या होता है, यह कानून हरविलास शारदा जो कि अजमेर के थे के प्रयासों से लागू हुआ। इसके लिए इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार, अगला फैक्ट आता है, भारत सरकार द्वारा एक नवीनतम कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को 10 जनवरी 2007 में ये लागू होता है। फिर भारत सरकार एक अधिनियम पारित करती है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, यानी इसमें संशोधन किया गया था। जो शारदा विलास एक्ट बना था 1929 वाला, उसमें एक संशोधन किया गया। जो लड़कियों की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी, लड़के की विवाह की 18 वर्ष रखी गई थी। तो ये एक संशोधन था भारत सरकार का। तो भारत सरकार द्वारा एक नवीनतम कानून बनाया जाता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और लागू होता है 10 जनवरी 2007 को। इसके अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष के कम उम्र के लड़के का विवाह करना गैर कानूनी होगा। तो 2006 में एक अधिनियम लाया जाता है बाल विवाह
संशोधन अधिनियम, तो इसमें यानी जो 14 वर्ष की जो उम्र में लड़की की शादी के लिए अधिनियम पारित किया गया, उसे 18 किया गया, और लड़के की 18 वर्ष थी उसे बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई, जो कि वर्तमान में यही उम्र है भाई। लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की। अगली प्रथा आती है विधवा विवाह है। ये प्रथा देखो क्या है। किसी स्त्री के विधवा होने पर उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। प्राचीन काल में महिलाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर व लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया और लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे 27 जुलाई 1856 को लागू किया गया। राजस्थान में विधवा विवाह को सर्वप्रथम प्रोत्साहन जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने दिया। चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी थी। तो देखो विधवा विवाह क्या है। विधवा विवाह पहले क्या होता था, राजपूतों में या अन्य समाज में जब विधवा कोई महिला हो जाती थी तो उसकी शादी नहीं करते थे। तो इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी ने प्रयास किया 1856 में और एक अधिनियम बनाया भाई, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और लॉर्ड कैनिंग ने इसे 27 जुलाई 1856 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। राजस्थान में विधवा विवाह को सर्वप्रथम प्रोत्साहन किसने दिया? जयपुर का राजा था सवाई जयसिंह। उन्होंने कहा बहुत अच्छा कार्य किया, एक विधवा की जिंदगी अच्छी नहीं हुआ करती थी, वो दोबारा शादी कर सकती है। तो इसके लिए जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने यानी सर्वप्रथम प्रोत्साहन दिया था। चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक भी लिखी है। तो याद रखना है, विधवा विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी है? चांदकरण शारदा ने। भारत में सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, देखो भारत में सर्वप्रथम विधवा विवाह कोलकाता में 6 दिसंबर 1856 को हुआ था। अगली प्रथा आती है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा देखो भाई क्या थी पर्दा प्रथा। मध्यकालीन युग में बाहरी आक्रांताओं की कुदृष्टि से महिलाओं को बचाने के लिए शुरू की गई। राजपूत जाति व मुस्लिम धर्म में यह प्रथा विशेष रूप से पाई जाती है। 19वीं शताब्दी में, तो 19वीं सदी में या शताब्दी में समाज सुधारकों के विरोध व वर्तमान में बढ़ती शिक्षा के परिणाम स्वरूप यह पर्दा प्रथा धीरे धीरे कम हो गई। पर्दा प्रथा का अर्थ है घूंघट प्रथा भाई। ये पहले ज़्यादा थी महिलाओं में, अब वर्तमान में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई वैसे वैसे कम हो गई। राजपूत महिलाओं में ज़्यादा थी और मुस्लिम महिलाओं में ज़्यादा थी भाई। आन प्रथा क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। आन ऊन प्रथा, इनके बारे में थोड़ा ध्यान से देख लो। आन प्रथा मेवाड़ में महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति की शपथ ही आन प्रथा कहलाती थी। 1863 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के आदेश से इसे बंद कर दिया गया। देखो भाई आन प्रथा क्या है, इसको समझो आप। आन प्रथा मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति की शपथ आन प्रथा कहलाती थी। 1863 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के आदेश से इसे बंद कर दिया गया। कब? 1863 में। यानी मेवाड़ का जो महाराणा होता था उससे एक प्रति ली जाती थी और भक्ति की शपथ की एक आन प्रथा थी कि भाई आप अपने साम्राज्य की हिफाजत करेंगे इसके लिए। तो ये एक आन प्रथा थी। 1863 में ब्रिटिश सरकार ने इसे क्या कर दिया? बंद कर दिया भाई। अगली प्रथा आती है कुकड़ी की रस्म। ये सांसी समाज में होती है। इसको देखो, सांसी जनजाति में शादी होने पर युवती को अपने चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है। यह रस्म कुकड़ी की रस्म कहलाती है। यानी ये भाई सांसी समाज में पाई जाती है। सांसी जनजाति में यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लो लड़की की ये शादी करके लाते हैं तो उसको रात में उस लड़की की मान लो अग्नि परीक्षा होती है एक तरह की भाई। यानी उसको ये अपना चरित्र के बारे में साबित करना होता है कि उसने कुंवारेपन में किसी लड़के के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया। अगली आती है रियाण। ये क्या है? मारवाड़ में रियाण का अर्थ सभा होता है जिसमें अफीम गालने
वह एक दूसरे को प्रदान करने की प्रथा है। ये है भाई, यानी अफीम एक दूसरे को यानी खिलाने की एक प्रथा है रियाण। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक, और ये मारवाड़ में ज़्यादा प्रचलित है, जोधपुर में भाई। मारवाड़ में विवाह, मृत्यु के अवसर व सामाजिक कार्यक्रमों में रियाण की परंपरा है भाई, यानी एक दूसरे को अम्ल खिलाने की, इस प्रकार की ये परंपरा है, जोधपुर में है, मारवाड़ में। अगली प्रथा आती है गांव बारण रसोई। गांव बारण रसोई, वर्षा ऋतु में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किसान लोग गांव के बाहर रसोई बनाकर इंद्र देवता की पूजा करते हैं। यह है गांव बारण रसोई। वर्षा ऋतु में इंद्र देवता को खुश करने के लिए किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, गांव के बाहर रसोई बनाते हैं और इंद्र देवता की पूजा करते हैं। अब सभी प्रथा जो भी हमने पढ़ी हैं उनको एक जगह पढ़ेंगे, देखो, और यहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप ढंग से देखेंगे। प्रथा का नाम है, रोक कब लगाई गई, रियासत कौन सी थी, शासक उस समय कौन था, रोक लगाने वाला। देखो, सर्वप्रथम सती प्रथा 1822 में बूंदी रियासत ने रोक लगाई थी। कब? 1822 में सती प्रथा पर। उस समय बूंदी के शासक कौन थे? विष्णु सिंह थे। कौन थे? महाराव विष्णु सिंह। कन्यावध 1833 ईस्वी में कोटा रियासत ने सर्वप्रथम रोक लगाई कन्यावध पर 1833 में। उस समय कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय शासक थे। कौन थे? कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय। तीसरी प्रथा है डाकनिया प्रथा। 1853 में इसको प्रतिबंधित किया गया उदयपुर रियासत द्वारा। उस समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा डाकन प्रथा को 1853 में उदयपुर में प्रतिबंधित किया गया। अगली प्रथा हमने पढ़ी थी त्याग प्रथा। त्याग प्रथा 1841 में इसको प्रतिबंधित किया गया जोधपुर के महाराजा मान सिंह द्वारा। मानव व्यापार प्रथा 1847 में प्रतिबंधित किया गया जयपुर रियासत द्वारा। और उस समय जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे मेजर जॉन लूडलो द्वारा। दास प्रथा 1832 में बंद की गई सर्वप्रथम कोटा रियासत द्वारा। समाधि प्रथा 1844 में जयपुर रियासत में जॉन लूडलो और राम सिंह द्वितीय के प्रयासों से इस प्रथा को बंद किया गया, समाधि प्रथा को। फिर से देख लो, सती प्रथा सर्वप्रथम रोक बूंदी रियासत ने लगाई 1822 ईस्वी में। उस समय बूंदी के शासक कौन थे? महाराव विष्णु सिंह थे। कन्यावध को कोटा रियासत ने 1833 में सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाई। कोटा रियासत ने 1833 में लगाई। उस समय कोटा के महाराव थे राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने कन्यावध को 1833 में यानी कन्यावध पर रोक लगाई। अगली प्रथा आती है भाई डाकनिया प्रथा। देखो कौन सी प्रथा है? डाकनिया प्रथा। डाकनिया प्रथा 1853 ईस्वी में इस पर रोक लगाई गई। किस रियासत द्वारा? तो उदयपुर रियासत द्वारा डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई 1853 में। उस समय उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह शासक थे भाई। त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई 1841 में। जोधपुर रियासत ने सर्वप्रथम त्याग प्रथा पर रोक लगाई 1841 में। उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? मान सिंह थे। तो महाराजा मान सिंह ने सर्वप्रथम त्याग प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1841 में जोधपुर में। अगली प्रथा आती है भाई मानव व्यापार। मानव व्यापार प्रथा पर 1847 में रोक लगाई। किसने? जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम मानव व्यापार पर रोक लगाई। जयपुर रियासत ने 1847 में। उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर जॉन लूडलो। तो याद रखना है, त्याग प्रथा 1841 में जोधपुर में इसको प्रतिबंधित किया गया महाराजा मान सिंह द्वारा। मानव व्यापार प्रथा 1847 में रोक लगाई गई जयपुर रियासत द्वारा। उस समय जयपुर के मेजर जॉन लूडलो रहा करते थे, उस समय वही पॉलिटिकल एजेंट थे। दास प्रथा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। दास प्रथा 1832 में सर्वप्रथम दास प्रथा को प्रतिबंधित किया था कोटा रियासत ने। दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम कोटा रियासत ने लगाई। कब लगाई? 1832 में। अगली प्रथा जो थी वो थी समाधि प्रथा। समाधि प्रथा पर रोक 1844 में लगाई, जयपुर रियासत ने लगाई थी।
जॉन लुडलो के प्रयासों से राम सिंह दित्ते और जॉन लुडलो के प्रयासों से समाधि प्रथा पर रोक सर्वप्रथम 1844 को जयपुर में लगाई गई। बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह द्वारा लगाई गई। तो बाल विवाह पर रोक कब लगाई गई? 1885 में सर्वप्रथम जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह द्वारा लगाई गई। तो ये था भाई अपना सामाजिक प्रथाओं से संबंधित टॉपिक। अगला टॉपिक लेंगे हम विवाह और 16 जो संस्कार हैं अर्थात रीति रिवाज से संबंधित। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।